India's elections are the largest democratic exercise in human history. Political parties release manifestos to provide a roadmap of what they intend to achieve if elected to power. But their manifestos could not include every problem, so we at Mahila Manch create a People's Manifesto which include the demands of the marginalized women's. The first draft of this is created by doing surveys in slums. After the first draft was ready, we invited experts from various fields to a think tank to discuss the People's Manifesto and give their opinions on it and add their relevant points to it. कानपुर वर्ल्ड के थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आ गया है। हमें चाहिए कि हम अपने अगर इस प्रदेश से अपने इस मंच से भेज रहे हैं तो कानपुर के लिए विशेष प्रावधान बनाए कि वो इस पर वर्क करना चालू करें। जहां सरकार अमीरों का करोड़ों रुपए अरबों रुपए माफ कर रही है, गरीब को 100 यूनिट बिजली भी नहीं मिलती है। जो 7,000 या 10,000 या 15,000 में काम कर रहा है उसका 3,000 का जब बिल आ जाता है तो उसके दिल से पूछे क्यों होता है। क्रियान्वयन की कमी दिखती है। कानून तो बहुत अच्छा निर्भया कांड में भी बना, उसका हर्ष क्या। बहुत सारे और कानून है अगर मैं लंबा करूं तो, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो गलत है। उस पर फोकस होना चाहिए। शिक्षा निःशुल्क हो जानी चाहिए। गरीब तबका चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों की तो विशेष रूप से होना चाहिए। ऐसे स्वास्थ्य होना चाहिए। हम अपना जमीर कहाँ लिए जा रहे हैं, थोड़ा जमीर को भी जागरूक करें। और विशेष रूप से इस मैनिफेस्टो में भी ये लिखा जाए कि हमें खास तौर से जो हमारे लीडर्स हैं वो अपना जमीर जागृत करें, तभी कुछ हो पाएगा। बिना जमीर जागे कुछ सही नहीं हो पाएगा। हम लोग ऐसे ढोल पीटते रहेंगे, हर बार 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे और कोयल कूकेगी। जैसे कि मार्च अप्रैल में कोयल कूकती आपका मौसम आ जाता है, ऐसे 5 साल बाद चुनाव का आता रहेगा। We compile all the points and finalize the People's Manifesto and send it to all the major political parties. In 2019 Lok Sabha election, women voters outnumbered men for the first time, which was due to the work of government and various NGOs. So to keep women participation in elections high, Mahila Manch organized a dialogue between election candidates and women of Kanpur called Samvad. 35 वर्षों से महिला मंच उत्तर प्रदेश ये प्रोग्राम करता चला आ रहा है। पहले ज़्यादातर लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ हुआ करते थे, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े मीटिंगें चौराहों में यही संवाद कार्यक्रम रखते थे और सारे कैंडिडेट्स को बुलाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बदलती जा रही हैं और हर वक्त हमारा एक ही सवाल होता है महिलाओं का कि महिलाएं आपको वोट क्यों दें, आपके पास उनके लिए क्या योजनाएं हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो आप उनके लिए क्या क्या करें। तो वही सारे लोग बता रहे हैं। महिलाएं सवाल कर रही हैं तो वो लोग बता रहे हैं। और ये महिलाएं सभी ऐसी हैं जो 200, 400, 1000 महिलाओं की ताकत रखती है। यहाँ पर घरेलू कामगार बहनों की लीडर है, जहाँ प्रतिनिधित्व करने वाली बहनें, दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली बहनें हैं। आप देख रही हैं कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, IIT से हैं, लिटरेरी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो सब वैरायटी में लोग हैं। आप पार्टी से बंधे हुए हैं तो पार्टी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। क्योंकि आपने कानपुर में शिक्षा ली, कानपुर में पैदा भी हुए हैं, तो कानपुर के प्रति आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। जब आप एक सांसद बन जाएंगे, भगवान करे ऐसा हो, और तो यहाँ पे हम महिलाओं के सामने आप एक वादा करें पहले कि पार्टी तो हमारे लिए है, लेकिन कानपुर सर्वोपरि है और कानपुर के लिए जो कुछ भी बढ़िया हो पाएगा वो मैं करूंगा। मैं अभी सांसद नहीं हूँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। मैंने एक संकल्प लिया है और मैं 60 तीर्थ यात्रा की, निःशुल्क तीर्थ यात्रा की बसें भेज चुका हूँ। वो अयोध्या भी गई हैं, चित्रकूट भी गई हैं, नैमिषारण्य भी गई हैं, वृंदावन भी गई हैं और आखिरी बस अभी वैष्णो देवी गई। रोक इसलिए दी कि आचार संहिता लग गई, कहेंगे वोट खरीदने की साजिश है। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं जीवित हूँ एक निःशुल्क तीर्थ यात्रा जीवन पर्यंत महीने में जाती रहेगी। मैंने 2 वाटर कूलर में लगाता हूँ हर साल। एक संकल्प है मेरा वाटर कूलर लगाने का, वो भैरव घाट में भी लगा है, सतनाथ घाट भी लगा है, कानपुर कचहरी में भी लगा है,
अंबेडकर हॉस्पिटल में लगा है, हेल्थ हॉस्पिटल में लगा है, उर्सुला हॉस्पिटल, कम से कम 14-15 ऐसे चल रहे हैं। मेरी एक निःशुल्क एम्बुलेंस चल रही है, मेरी एक एयर कंडीशन निःशुल्क अंतिम यात्रा की गाड़ी भी चल रही है, मैंने फ्रीजर्स दे रखे हैं गुरुद्वारों को। तो अगर कानपुर से मोहब्बत ना होती तो फिर क्यों करते? मैं भी अधिवक्ता हूँ, तो एक परेशानी हम लोगों की है, महिला अधिवक्ताओं की, कानपुर कोर्ट की, कि हमारे पास चैम्बर नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है महिला अधिवक्ताओं की, क्योंकि पुरुष तो कैसे भी करके खरीद लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बैठने के लिए या तो किसी पुरुष के साथ में वो चैम्बर शेयर करें, अन्यथा उसके पास जगह नहीं होती। तो इसके लिए चाहूंगी कि आप आगे क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं या नहीं? ऑनेस्ट आंसर सुनना चाहती हैं? बिल्कुल। तो इसके लिए तो डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट के वो जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं वो इस पर एक्शन ले सकते हैं। मैं हमारी बात वहां तक पहुंचाने में हाँ, देखिए बात पहुंचाने के लिए आप कहें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। जो भी अथॉरिटी है वहाँ आप की बात को पूरी ताकतवर तरीके से रखने को तैयार हूँ, आपके लिए लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन इसमें कोई इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। या तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास है आपके, या एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो हाई कोर्ट का है उसका है। मेरे पास अरे भाई, अब महंगाई रोकने की बात कर रही है ना, दो चीजें मैं आप एक एग्जांपल देता हूं। 2014 में एक मोटरसाइकिल 40,000 की मिलती थी, जो आज 1,10,000 की मिलती है। और मुझे उस दिन किसी ने कहा नहीं 1,10,000 की नहीं 1,50,000 की पड़ती है, क्योंकि हम लोग फाइनेंस कराते हैं, 40,000 तो ब्याज पड़ जाता है। तो ब्याज के दाम पर तो आपको मोटरसाइकिल मिलती थी। 400 का सिलेंडर 1200 घटा के 1000 रुपए। किसी महिला की इज्जत और आदमी की जान, यही दो चीज सस्ती हुई है, बाकी तो सब महंगा हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए, लेकिन आप फास्ट ट्रैक कोर्ट तक पहुंचने की जो यात्रा है उसे कैसे सुगम करेंगे? वो देखिए बहुत सुगम है, क्योंकि हमारे दिमाग में, चूंकि हम 60 सालों तक लगातार लगभग जिस सरकार में, कांग्रेस की सरकार में इस देश को जी रहे थे, तो हमारी पूरी एक हमारा सोच बन गया है कि हम कैसे वहाँ उस व्यवस्था तक पहुँचेंगे। महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन, महिला थाना, ये सारी चीज़ें अतिरिक्त जो व्यवस्था है, जो इसको अवेल किया, जो इसने इसको जिया है, वो इसका लाभ जान सकता है। और वो अगर मुझे लगता है इनमें से कोई हमारी बहन ऐसी हो तो वो बताएंगे कि किस प्रकार से उस महिला थाने से या हमारे जो महिला आयोग है उसके माध्यम से या हमारे कोर्ट के माध्यम से करी होगी, वो आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा इसको बताया जाता है और कराया भी जाता है, उनको मदद दी जाती है। जिनके पिताजी मतलब हैं पेंशनरी, उसके बाद जब वो पिताजी डेथ हो जाते हैं तो वो फैमिली पेंशन हो जाती है। फैमिली पेंशन के बाद अगर माँ नहीं रही तो उन बेटियों का क्या होगा? अगर बेटियां हैं उनके घर में तो उन बेटियों को किस तरह से वो पेंशन प्रोवाइड होगी? क्योंकि कहते हैं कि अब माँ नहीं है, पिता नहीं है तो पेंशन नहीं मिल रही है। वो फैमिली पेंशन कहाँ चली जाती है सर? देखिए फैमिली पेंशन का जो नियम है कि अगर पिता है या माता है उनको मिलेगी, और एक परिवार में कोई भी अगर एक पेंशन मिल रही है तो दूसरी पेंशन उस परिवार में फिर नहीं मिलती। एक दूसरा, हाँ, इसकी जो बेटियां हैं, निराश्रित परिवार में महिला कल्याण से योजनाएं हैं जिसमें निराश्रित बेटियों के लिए बहुत शिक्षा की योजना है, उसमें स्वास्थ्य की है, सारी योजनाएं हैं, उसको देखिए, उससे लाभ लीजिए। महिला कल्याण विभाग से उसको लाभ लीजिए, जिसका रावतपुर में कहाँ गायब हो जाती है ये पूछना। और गायब नहीं होती, ये तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके अनुसार चलना है। गायब कहाँ हो जाएगी? जब तक आदमी जिंदा उसको मिलती है। फिर 60 साल का जो होगा वो बेटियां अगर 60 साल की होंगी, अनमैरिड, तो उनको महिला कल्याण से योजनाएं हैं, उसको लीजिए। शिक्षा के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, रोजगार के लिए भी है, उसको लीजिए। मजदूर महिलाएं एवं दलित महिलाओं के लिए योजनाएं, वो महिलाएं जो बेचारी घरों में काम करती हैं, उनका कोई पारिश्रमिक तय नहीं है और उनका कोई बोनस नहीं है, उनका कोई फंड नहीं है, उनका कोई बीमा नहीं है। संसद के माध्यम से असंगठित मजदूर महिलाएं व दलित महिलाओं, तो दलितों के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। आप सब सोशल वर्कर हैं, समाज के जिम्मेदारी आप पर है। आप सब लोग जानते हैं कि उनसे वाकई समाज में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इनकी एक सैलरी परमानेंट होनी चाहिए असंगठित महिलाओं
महिलाओं की कोई कास्ट नहीं होती है, कोई भी पीड़ित हो सकता है, कभी भी किसी को किसी समस्या से सामना करना पड़ सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो असंगठित है, जिनका कोई भविष्य नहीं है, कब मालिक ने निकाल दिया, कब मालकिन ने निकाल दिया, उनके बच्चे बेसहारा हो गए। इन महिलाओं के लिए संसद में एक ठोस कानून बनाकर कम से कम इनकी 10 से 15 हजार पगार के लिए एक नया कानून बनाने के लिए पास करना, ये मेरा प्रयास है। पहला सवाल आपने लिखा हुआ है महंगाई को लेकर। महंगाई को लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई देश में और अपने उत्तर प्रदेश में सभी जगह कब से चल रही है, आप लोगों को पता ही है। अगर कहा जाए कि मैं अगर सांसद बना, मैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो मैं क्या करूंगा, मेन बात तो ये है कि हमारी पार्टी, जैसा कि आप सभी लोग जानती हैं कि हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो स्वयं खुद एक महिला है। तो आप लोग उनकी तकलीफ और वो आपकी तकलीफ को सबसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो यदि मैं जीता, मैं बना, तो उनके पास आपकी बात को पहुंचाने का सबसे आसान तरीका होगा मेरा माध्यम। तो इसलिए मैं तो कहूंगा यही कि महंगाई तभी जाएगी जब बदलाव आएगा, और बदलाव लाने के लिए आप लोगों को अपने वोट का मत का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा इसमें सवाल है शिक्षा क्षेत्र में। शिक्षा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? देखिए, इस टाइम आपको पता होगा कि गरीब का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा या गरीब महिला का बच्चा बेचारा पढ़ने के लिए बड़े स्कूलों में नहीं जा सकता है। जैसे अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो बेचारा उसमें सरकारी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, और कुछ पैसा दे करके, कुछ वो फीस वो करके, और वो अपना दाखिला करवा के और वहाँ की पढ़ाई को मैनेज करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है स्कूल में, पर वो अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता है। तो क्यों ना हम लोग सरकारी स्कूल को ही प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधाएं दे करके और उनको अच्छा बनाने का, बेहतर बनाने का काम करें। मैं तो सबसे ज्यादा यही कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा महत्व ना दे करके सरकारी विद्यालयों को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, उनमें भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही सुविधाएं देनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है, और इसी के लिए मैं आज ये चुनाव लड़ने के लिए आया। We at the Mahila Manch will continue to strive to encourage women to use their right to vote and shape the political landscape of the country.